स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बुक समरी, फ्लर्टिंग विद स्टॉक। इस बुक की समरी वीडियो बताने वाला हूँ। इस बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है अनिल लांबा। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत ही क्वालिफाइड है। इन्होंने पूरी लाइफ में स्टॉक मार्केट को स्टडी किया है और इन्होंने 2 से 3 बुक लिखी है बैलेंस शीट्स के ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस में इनकी बहुत पकड़ है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इनकी इस बुक की समरी, फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स। तो दोस्तों फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं इनसाइडर ट्रेडिंग से। इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है दोस्तों? कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होने से पहले कोई इसका फाइनेंशियल बेनिफिट उठा लेता है। सेबी ने जो सेबी रेगुलेटर बॉडी है इंडिया में जो स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो इसका भी ध्यान रखती है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो रही हो। 1992 में हर्षद मेहता ने बहुत ऐसी चीज़ें की थी, उसके बाद सेबी रेगुलेशन एक्ट आया है। इनसाइडर ट्रेडिंग अभी से ही शुरुआत नहीं हुई, इस इनसाइडर ट्रेडिंग पहले भी होती थी जब से स्टॉक मार्केट आया है। मैं आपको बताने वाला हूँ बैटल ऑफ वाटरलू यहाँ पे हुआ क्या था। देखिए 2 कंट्री में बैटल हुआ था, एक तो द ग्रेट ब्रिटेन और एक फ्रांस। द ग्रेट ब्रिटेन में आ जाते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ये सब कंट्री, जिसमें जो मेन था वो इंग्लैंड था। और जो फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस में जो बैटल हुआ था, फ्रांस की तरफ से तो नेपोलियन बोनापार्ट थे और इंग्लैंड की तरफ से ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये दोनों के बीच में वॉर होने वाला था। तो देखिए इंग्लैंड का कैपिटल जो है लंदन, और लंदन में है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे इंग्लैंड जीतेगा, द ग्रेट ब्रिटेन को मैं इंग्लैंड बोलने वाला हूँ, तो जैसे इंग्लैंड जीतता है वॉर तो मार्केट धड़ाम से ऊपर जाने वाला था, सबको पता था। और जैसे ही वॉर हारता है तो मार्केट नीचे आने वाला था, क्योंकि सब स्टॉक्स बेच देते थे। वॉर जब कंट्री वॉर हार जाती है, वॉर जहाँ होने वाला था वो लंदन से बहुत दूर था। तो जब वॉर की जो रिजल्ट है वो आने में 2 दिन लग जाती थी। उस टाइम इंटरनेट हुआ नहीं करता था, पिजन के थ्रू कम्युनिकेशन होते थे। तो उस टाइम अगर न्यूज़ जो भी आने वाली थी वो 2 दिन बाद पता चलने वाला था, और 2 दिन के बाद मार्केट में रिफ्लेक्ट होने वाला था क्या रिजल्ट है। तो वॉर हो गई 1815 में, संडे जून 18 को ये वॉर हुई। और मंडे को जब ये मार्केट में रिफ्लेक्ट हो, संडे को ये वॉर हुई। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो न्यूज़ कंट्री तक पहुंचनी थी उसके बीच में इनसाइडर ट्रेडिंग अभी इन्वॉल्व कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली थी उस टाइम वहाँ पे, यानी कि सबसे बड़े उनके जो नेटवर्क बहुत बड़ा था उनका, रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। और उसमें जो सबसे मेन थे उनका नाम था नेथन रॉथस्चाइल्ड, ये सबसे मेन थे वहाँ के। तो जब वॉर ख़त्म हुई तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रॉथस्चाइल्ड को आई, लेकिन सबकी नज़र उनके ऊपर थी, क्योंकि वो अगर स्टॉक्स बेचना चालू करते तो यानी कि इंग्लैंड वॉर हार चुकी है, और वो अगर स्टॉक खरीदना चालू करते यानी कि वॉर जीत चुकी है। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने स्टॉक्स, इंग्लैंड जबकि वॉर जीत गई थी तो उन्होंने स्टॉक्स बेचना चालू कर दिया। तो सब ने डर के मारे स्टॉक्स बेचने चालू कर दिया, और उस दिन पे मार्केट रॉक बॉटम हिट कर गया एकदम नीचे, और उस टाइम उन्होंने खरीदने चालू कर दिए स्टॉक्स। तो देखिए उन्होंने क्या चतुराई से किया ये सब। बाद में जब मार्केट जब नीचे आया तब उन्होंने स्टॉक्स खरीदने चालू कर दिए, और इसी के साथ उन्होंने एक दिन में 6 मिलियन पाउंड कमाए। यानी कि आज के डेट में मैं इंडियन रुपीज़ में बोलूँ, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, तो 5,500 करोड़ का मुनाफा एक दिन में कमाया था उन्होंने। ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं तो क्या है। लेकिन उस टाइम को रेगुलेशंस नहीं थे, इसलिए उनको कुछ हुआ नहीं। इस टाइम ऐसा कुछ कर नहीं सकता। तो इन्फॉर्मेशन उस टाइम बहुत ही कीमती माना जाती थी, इसीलिए कोई इन्फॉर्मेशन के थ्रू इतना पैसा कमाता था। मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैलेंस शीट को रीड कैसे करते हैं। मैं आपको 3 बैलेंस शीट देने वाला हूँ आपको। आप जब बैलेंस शीट को देखते हो तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रहती है, जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इसमें आपको कंफ्यूजिंग होना नहीं है। देखिए मेनली बैलेंस शीट डिवाइड आपको इन टोटल इस चीज़ों में करनी है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस के पास पैसा आता है और बिज़नेस पैसा खर्च करके कमाता है, और जो ओनर्स है उनको पैसा देता है। ये होता है बिज़नेस। बिज़नेस इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो पैसा आ सकता है, लेकिन पैसा देने वाले कुछ लोग ऐसे हो गए जो बोलेंगे कि मुझे शॉर्ट टर्म एक साल में पैसा वापस चाहिए, और कुछ लोग हो गए जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देंगे। अब बैलेंस शीट में जब क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ देखते हो, वो 1 साल में पैसा उनको वापस चाहिए रहता है। और जो इक्विटी का पैसा होता है या फिर कोई लोन लेता है बैंक से कंपनी, तो वो होता है लॉन्ग टर्म का पैसा। अब दूसरी ओर कंपनी पैसा लगाती है, उसमें भी 2 जगह, एक साइड तो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं, फिक्स एसेट हो गए जैसे कि,
और एक टाइम शॉर्ट टर्म के लिए एसेट्स होते हैं, जैसे कि उनकी जो इन्वेंट्री हो गई, उनके जो कैश बैंक में बैलेंस हो गया, उनको करंट एसेट्स बोलते हैं, डेटर्स हो गए। तो अभी पैसा आना और जाना, ये दोनों, ये कैश फ्लो आप समझिएगा। अभी मैं आपको बैलेंस शीट का एक सिनेरियो देता हूँ। ये देखिए, एक होता है शेयर कैपिटल, इसमें होता है पब्लिक के पैसे, जो मालिकों के पैसे होते हैं। उसके बाद आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए, आज ये साल में समझो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो कुछ पैसा तो वो जब खर्चे सब कट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, तो उसमें से कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पे कंपनी के मालिक को दे देगा, यानी कि शेयर होल्डर को। अगर आपने कोई शेयर परचेस किया तो आपको मिलने जो डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट में से ही मिलता है। लेकिन जो बच जाता है वो भी कंपनी में ही रहता है, तो कंपनी का ये लाइबिलिटीज रहती है। मतलब आप इनडायरेक्ट वे में देखोगे तो कंपनी की लाइबिलिटी हुई है कि मालिकों ने अपना पैसा छोड़ दिया है, मतलब डिविडेंड लेने के बाद जो पैसा छोड़ा है प्रॉफिट के नाम पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी का पैसा होगा, कंपनी की वो लाइबिलिटी ही होगी, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में होती है, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन होते हैं और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ होती है। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि 1 साल से ज़्यादा जो लोन जिस टर्म पे लिया रहता है, और शॉर्ट टर्म यानी कि जो 1 साल के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ती है। और दूसरे एसेट साइड में हम 2 ही चीज़ पे ध्यान देंगे, एक तो फिक्स एसेट्स हो गए और एक करंट एसेट हो गए। फिक्स एसेट यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, करंट एसेट यानी कि डेटर्स, कैश और इन्वेंट्री। तो ये सब मोटा मोटी देखिए आप 6 भाग में डिवाइड कर दीजिए। कोई भी बैलेंस शीट को आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट को आप इस 6 भाग में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद में इसको भी आपको एक ऐसा वे बताने वाला हूँ जिसमें आपको फंडामेंटली आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर पाओगे और देख कंपनी वर्थ है कि नहीं इन्वेस्ट। देखिए, अभी आपने 6 भाग में डिवाइड कर दिया है बैलेंस शीट को। एक तो एसेट्स, एक रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, और फिक्स एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट, ये सब आपने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आपको इसमें भी 4 भाग में डिवाइड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि कंपनी के पास 2 तरीके से पैसा आता है, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, जिससे हमने जो हमारे सप्लायर्स है उसको हमें पैसा देना है। शॉर्ट टर्म जो उन्होंने जो पैसा दिए, इनडायरेक्टली मैं आपको पैसा ही बोल रहा हूँ, उन्होंने जो मटेरियल्स दिया है उनका पैसा हमें 1 साल के अंदर देना है, ये हो गया शॉर्ट टर्म। और जो लॉन्ग टर्म है वो जो इक्विटी शेयर होल्डर है या फिर बैंक से लिया हुआ लोन है, वो 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म देना है। दूसरी और जो पैसा हो जाता है वो एसेट्स में लगना है, यानी कि लॉन्ग टर्म, और जो डेटर्स और कैश में होता है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अभी आप देखिएगा इस 4 भाग में आपको डिवाइड करना है। 4 भाग कौन से हो गए कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म यूजेज और शॉर्ट टर्म यूजेज, ये 4 चीज़ें हो गई है। इसके बाद मैं आपको अगला पार्ट बताने वाला हूँ। मैंने आपको 3 बैलेंस शीट दी है। इन 3 बैलेंस शीट में से आप मुझे बताइए अभी तुरंत, आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में रखिए कि इन तीनों में से अच्छी कंपनी कौन सी रहेगी। देखिए, बैलेंस शीट ए, बैलेंस शीट बी और बैलेंस शीट सी। शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट सी से। तो देखिए, बैलेंस शीट सी से शुरुआत करते हैं। तो बैलेंस शीट सी में आप देखिएगा 30 जो कि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ मनी है, यानी कि क्रेडिटर्स हो गए वो, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अब उनको पैसा देने के लिए वो तो 1 साल में पैसे मांगने आएंगे, तो हम पैसा लाएंगे कहाँ से? हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, हमारे पास जहाँ से शॉर्ट टर्म हमारे पास जो करंट एसेट्स है, जो भी हमें पैसा लाना है 30 रुपये, कहाँ से लाएंगे? करंट एसेट्स के पास जाते हैं। करंट एसेट्स कितने पैसे? करंट एसेट्स के पास तो 20 रुपये ही है, तो हमें आपको एसेट्स बेचने पड़ेंगे। चलो, इसमें हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचने पड़ेंगे। क्यों बेचने पड़ेंगे? क्योंकि वो तो 1 साल के अंदर पैसे मांगने वाले हैं, 30 रुपये मांगेंगे ना, तो ये बैलेंस शीट बराबर नहीं है। आप देख लीजिएगा, ये बैलेंस शीट कभी भी पहला सिग्नल होता है। कोई कंपनी लॉस में जाने से पहले ये सिग्नल आपको दिखे तो तुरंत कंपनी से निकल जाइएगा ज़्यादातर चांसेस में। अगर आपको ये बहुत ही रेड सिग्नल होता है कंपनी के एग्जिट के लिए, कंपनी के एग्जिट करने के लिए ये फर्स्ट सिग्नल होता है, निकल जाइएगा कंपनी से, क्योंकि कंपनी को क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट बी में, बैलेंस शीट सी में जो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज को जो पेमेंट करनी है, वो हमें पेमेंट कहाँ से करेंगे? हमारे पास जो करंट एसेट है वो तो इतने नहीं है, तो हमें लॉन्ग टर्म हमारे जो एसेट्स है वहाँ उसको बेच के पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बैलेंस शीट तो सबसे पहले ना, उसके बाद ए आते हैं। देखिए, ए को मैं इतनी भी अच्छी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बी को मैं आपको बी को समझाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ ए बी से अच्छी नहीं है, बी ज़्यादा अच्छी है। देखिए, अगर आपके पास करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स में आपके पास डेटर्स है, कैश बैंक बैलेंस है और स्टॉक्स है। तो अगर बाय चांस क्रेडिटर्स को 1 साल में पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे आप अगर लिक्विडिटी की बात करो तो कैश तो आपके पास है, डेटर से भी आप पैसे मंगा लोगे, लेकिन स्टॉक ज़रूरी नहीं है कि बिकने वाला है जल्दी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक रेशियो समझाने वाला हूँ। देखिए,
एक लिक्विडिटी रेशियो रहती है और एक करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी रेशियो होती है। लिक्विडिटी रेशियो यानी कि जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें से आप स्टॉक्स हटा दीजिए क्योंकि वो जल्दी पैसे मिलने वाले नहीं है, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ करिए तो वो कम से कम 1.5 या उसके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि इतना पैसा लिक्विड तो होनी चाहिए। इसके पास 10 रुपये शॉर्ट टर्म में पेमेंट करने हैं लेकिन इसके पास 20 रुपये भी है। तो अभी आप देखिए ये शॉर्ट टर्म वालों को पैसे देने के बाद इनका डबल पैसे है, तो मान के चलते हैं इनके पास स्टॉक्स भी रहेगा कुछ, उसको हटा के लिक्विडिटी बहुत है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। आपको 4 भाग में डिवाइड करना है, मोटा मोटी ये 4 भाग में आ जाओगे। आप जो बैलेंस शीट देखते हो वो सब इस 4 भाग में आ जाएंगे क्योंकि कंपनी का जो पैसा आना है या तो लॉन्ग टर्म से आएगा या शॉर्ट टर्म से आएगा। कंपनी जो पैसा जो डालने वाली है या तो फिक्स एसेट में डालेगी या फिर डेटर्स और इनमें डालेगी। तो ये जो साइकिल ही चलने वाली है और उसके बाद आपको बस ये बैलेंस शीट को कैटेगराइज करना है कि ये ए बैलेंस शीट है, बी बैलेंस शीट है, सी बैलेंस शीट है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो उसमें बस आप एक रेशियो देखिएगा, वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इस रेशियो से आपको पता चलने वाला है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी कितनी है, कंपनी को करंट लाइबिलिटीज़ को पैसा देने के लिए पैसा है भी कि नहीं। स्टॉक्स को हटा के देखिए बचे कुछ पैसे कितने हैं, अगर उससे इंटू 1.5 यानी कि उतने तो होने ही चाहिए और उससे ज़्यादा 50% और एक्स्ट्रा होने चाहिए, तब जाके कंपनी की हेल्दी बैलेंस शीट हो। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीएस। ईपीएस कितना इंपॉर्टेंट है और इसे एनालाइज कैसे करिएगा। आप बैलेंस शीट में ईपीएस देखते हैं यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर उन्होंने कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट। आपको मैं एक चार्ट बताने वाला हूँ, उस चार्ट को ध्यान से देखिएगा उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख है एक में और मैंने लोन 2 लाख का लिया है, और दूसरी और बैलेंस शीट बी में मैंने इक्विटी 2 लाख लिया है और लोन 8 लाख दिया है। यानी कि मैंने एक में लोन ज़्यादा लिया है और एक में लोन कम लिया है। बहुत जनों को लगता है लोन ज़्यादा लेना यानी कि ख़राब है, लेकिन मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको ईपीएस तक जाना है। ईपीएस यानी कि उनकी जड़ रहती है, जड़ में पता चलेगा आपको क्या है। तो देखिएगा अगर मैं दोनों को अगर मैं मान के चलता हूँ टोटल 10 लाख रुपए हो गए दोनों के पास। अब मैं मान के चलता हूँ 30% इन्होंने पैसा कमाया है। 10 लाख जो पैसा इन पे लगाया था लोन और इक्विटी शेयर पे, इन्होंने 30% पैसा कमाया है, यानी कि 3-3 लाख रुपए कंपनी ए और कंपनी बी ने कमाया है। उसके बाद इंटरेस्ट लेस कर दीजिएगा। अभी कंपनी ए के पास तो लोन था सिर्फ 2 लाख का, तो इंटरेस्ट लेस कितना होगा, इंटरेस्ट तो खर्चा है उसको लेस करना ही पड़ेगा, तो 30 लाख रुपए खर्चा लेस हो जाएगा। और कंपनी बी के पास ज़्यादा लोन है तो ये देखिए 1,20,000 रुपये लेस होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि अभी तक टैक्स कट नहीं किया है तो 2,70,000 ए के पास आ गया और 1,80,000 बी के पास आ गया। तो इन दोनों के बाद अभी मैं टैक्स कैलकुलेट करूँगा, तो टैक्स 40% अगर कट करता हूँ तो दोनों के पास कट करने के 1,08,000 रुपीज़ ए में कट टैक्सेशन आ जाएगा 40% ऑफ पीबीटी, और 72,000 बी में आ जाएगा यानी कि 40% ऑफ पीबीटी। तो अभी आप देखिएगा आपको लग रहा होगा कि ए का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है 1,62,000 ए, और बी का प्रॉफिट जो है वो 1,08,000 है। तो आपको लग रहा होगा कि ए कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, इतना अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन आप अभी ऊपर देखिए कि इक्विटी कितनी है। इक्विटी यानी कि मालिकों को बांटना भी तो पड़ेगा वो, तो 8 लाख की इक्विटी है। यानी कि अगर मैं 100 रुपये का अगर ईच शेयर भी मान के चलता हूँ तो आप बस इसमें देखिए कि कितने शेयर्स होते हैं। 8,00,000 शेयर ए में हो जाएंगे शेयर होल्डर्स और बी में हो जाएंगे 2,000 शेयर होल्डर्स। यानी कि ईपीएस देखिए, ईपीएस में फ़र्क कितना आएगा। ईपीएस में ए का जो वैल्यू है वो है 20 और बी का है 54। तो अभी आप बोलोगे कि बी अच्छी कंपनी है। हाँ, बी अच्छी कंपनी है। क्यों? लिमिटेड अमाउंट में कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, इसके 3 फ़ायदे हैं। देखिए अगर आप लिमिटेड अमाउंट में कर्जा लेते हो तो सबसे पहले आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अगर आप इंटरेस्ट 100 रुपये भर रहे हो और गवर्नमेंट 60 रुपीज़ टैक्स ले रही है, यानी कि आपको खर्चा हो रहा है तो टैक्स कम, जब खर्चा होगा तो प्रॉफिट कम होगा और टैक्स कम होगा, तो इससे आपका टैक्स भी बच रहा है। तो ये एक पहला बेनिफिट हो गया। फिर बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबको लगता है कि कर्जे का पैसा और सबको लगता है कि मालिकों का जो पैसा होता है वो फ्री में होता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर हम जब शेयर्स परचेज करते हैं तो कंपनी कैसे भी यूज़ कर सकती है। लेकिन सबसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सबसे ज़्यादा है, सबसे एक्सपेंसिव जो है वो इक्विटी का माना जाता है, क्योंकि वो तो भागीदार है। अभी उनको तो जो प्रॉफिट आने वाला है उसका हिस्सा मिलने वाला है। तो ये भी एक फैक्ट है। और तीसरी बात, ईपीएस आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि लेवरेज यानी कि देखिए
अगर आप एक टाइम पे आपकी एक कंपनी है, आपके पास रेंट आप देते हो 1 लाख रुपए और आप पैसे कमाते हो, तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट जो भी आपकी कंपनी की है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी बस। तो फिक्स कॉस्ट उतनी ही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो आप देखना प्रॉफिट में जो राइज आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा है। सेल्स अगर कुछ x गुना सेल्स बढ़ेगी तो 2x गुना प्रॉफिट बढ़ने वाला है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लेवरेज। ये फाइनेंशियल लेवरेज कहा जाता है इसे। अगर सेल्स 1 गुना बढ़ेगी तो जो प्रॉफिट है वो 2 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स है, वो उतना ही रहेगा। आप सेल्स बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप अगर जितना भी सेल्स करो, रेंट तो उतना ही रहने वाला है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो मटेरियल्स का कॉस्ट है वो सब बढ़ेगा, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है, रेंट, वो सब उतना ही रहने वाला है। तो ये फाइनेंशियल लेवरेज मिलता है। जो इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स कॉस्ट रहता है, तो वो उतना ही रहेगा, आपके सेल्स कितनी भी करो तो वो लेवरेज मिल जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे। तो ईपीएस का इफेक्ट आपको पता चलेगा इससे। तो सिर्फ प्रॉफिट में देखिए, आप डिवाइड करिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से और ईपीएस तक जाइएगा, ताकि आपको रियल में जो वर्थ क्या है कंपनी की वो पता चले। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कंपनी को एनालाइज कैसे किया जाए। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में स्टॉक्स खरीदने हैं। इंडस्ट्री कैसे चूज करोगे? कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो राइजिंग फेज पे, कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो डाइंग फेज पे। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बिजनेसेस एब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। जैसे कि आप पुराना एग्जांपल लो तो कोडेक और नोकिया का एग्जांपल ले लो। बहुत सारे बिजनेसेस है जो उनकी जो साइकिल है मैच्योरिटी और डिक्लाइन पे जा रहे हैं। तो आपको वो बिजनेसेस देखने जो जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कौन से। इंडस्ट्री, अभी तक आप कंपनीज पे नहीं आए हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देख लिया, अब प्रॉफिटेबिलिटी देखना है। देखिए गूगल जो कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है। देखिए आप, उनको खर्चा ज़्यादा नहीं लगता, उनको बहुत ही कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उनको रेवेन्यू बहुत हो जाता है। तो ऐसी आपको कंपनीज देखनी है जिसके पास एक मोट हो, जिसके पास एक ऐसी चीज़ हो जो प्रॉफिट को अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद आपको पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, जैसे साइक्लिकल इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है। तो आपने इंडस्ट्री देख ली और आपको पता चल गया हाँ इस इंडस्ट्री में मुझे इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, तो अभी आपको देखना है इनमें से कंपनीज कौन कौन सी है। तो कंपनीज कैसे चूज़ करोगे? सबसे पहले आपको साइज़ देखना है कि साइज़ क्या है कंपनी की। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो मेरा रिकमेंडेशन है, और ऑथर ने भी बुक में लिखा है कि बड़ी कंपनी में या फिर जिसकी रैंक ऊपर है उस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो छोटी कंपनी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती ज़्यादा, और मैनेजमेंट की भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। इसके वजह से आप हो सकता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो जो कि फ्रॉड हो आगे जाके। ग्रोथ रिकॉर्ड, हिस्ट्री आपको देखनी है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी ने पहले भी पैसे कमा के दिए हुए हैं इन्वेस्टर्स को, उसका ग्रोथ रिकॉर्ड देखना है। उसके बाद आप फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि बैलेंस शीट एनालिसिस, जो कि मैंने आपको इसके पहले बताया था। आपको सिंपल बैलेंस शीट एनालिसिस करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आप सॉर्ट आउट करते जा रहे हो कंपनीज को धीरे धीरे। उसके बाद आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करना है। मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करोगे? मैनेजमेंट एनालिसिस आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के इंटरव्यूज़ देखने हैं, आपको देखना है सर्च करके कि कोई फ्रॉड तो नहीं किया, मैनेजमेंट कैसी है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की थी वो कंप्लीट की कि नहीं की। इससे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा हाँ मैनेजमेंट अच्छी है। अभी आपके पास बहुत ही चुनिंदा कंपनी आ गई है, मान के चलता अगर 4 से 5 कंपनी आ चुकी है आपकी इंडस्ट्री में, आपकी प्रेफर्ड इंडस्ट्री में। तो ये अभी इसके बाद आपको देखना है कि सेल्स क्या है, सेल्स का कर्व देखना है। सेल्स बढ़ती जानी रहनी चाहिए, कम जब जिस साल कम होती है तो आपको रीज़न देखना है क्यों कम है, लेकिन प्रेफर्ड यही है कि सेल्स का जे शेप में ग्रोथ होती रहो। उसके बाद आपको देखना है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट देखते टाइम आप प्रीवियस 5 साल 10 साल जो भी आप हिस्टोरिकल डेटा जब आप एनालिसिस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपको एक चीज़ देखनी है कि जिस रेट से सेल्स बढ़ रही है उससे बस उसी रेट से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, या थोड़ा ज़्यादा, और उसी रेट से बढ़नी चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने आपको समझाया नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, ये 3 टाइप के लेवरेज होते हैं। ये मैं आपको आने वाले कोई वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप लोग नेट प्रॉफिट देखना, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप नेट प्रॉफिट देखोगे।
नेट प्रॉफिट ज़्यादा स्पीड से बढ़ना चाहिए। अगर सेल्स जिस स्पीड से बढ़ रही है उसी स्पीड से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी इनके पास फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है। फाइनेंशियल लीवरेज मैंने आपको बताया था इसके पहले, तो फाइनेंशियल लीवरेज नहीं होगा तो टैक्स का बेनिफिट नहीं उठा पाएगी कंपनी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा, ये सब बेनिफिट आपको नहीं उठा पाएगी। तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा स्पीड से बढ़ना चाहिए। एक टाइम पे ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स एक साथ बढ़ेंगे, सेम रेट ऑफ ग्रोथ रहेगी तो चलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस चार्ट में देख सकते हो। उसके बाद आपको EPS चेक करना है और उसके बाद PE चेक करना है। EPS कैसे चेक करना है मैंने आपको बताया था, और इंडस्ट्री की PE चेक करनी है। जो भी आपने इंडस्ट्री चूज़ की है उसमें एवरेज PE क्या है और इस कंपनी की PE क्या है। PE मतलब मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कंपनी की प्राइस चल रही है मार्केट में, शेयर प्राइस जो चल रही है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर कितना है, और जितना भी आपको आंसर आएगा उतने टाइम्स वो महंगा चल रहा है शेयर, उसको बोलते हैं PE रेशियो। तो ये आपको चेक करना है, इंडस्ट्री की एवरेज PE क्या है, कंपनी क्या है। इस हिसाब के आपके पास जो कंपनीज आएगी उसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। ये एक प्रोसेस मैंने बताया जो कि ऑथर ने इस बुक में दिया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन होता कैसे। देखिए, जब कभी भी सप्लाई किसी चीज़ की बढ़ती है, कभी किसी चीज़ की भी सप्लाई बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है और प्राइस कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि समझो आज मार्केट में बहुत सारे टमाटोज़ की सप्लाई हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि एक हद तक हम टमाटो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड कम होने से जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी कम रेट में भरेंगे, तो डिमांड कम हो गई और प्राइस भी कम हो गई क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। तो इसी तरीके से कोई मार्केट में समझो कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो सब शेयर्स बेचने को जाते हैं कि भाई ये शेयर बेचना पड़ेगा, लेकिन सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ते ही उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस भी कम हो जाती है, खरीदने वाले उतने रहेंगे नहीं, तो कम प्राइस होती जाती है। और अगर उसी तरीके से प्राइस बढ़ती भी है, तो अगर मैं ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपली मैं आपको बोलूँ तो डिमांड सप्लाई का गेम है। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है और डिमांड घटने से प्राइस घट जाती है, तो इसीलिए फ्लक्चुएशन होता है स्टॉक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनेशंस। मैं आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में ब्रीफ में बताने वाला हूँ कि दोनों होता क्या है। देखिए, 1979 में सेंसेक्स बना था। सेंसेक्स क्या होता है? देखिए, सेंसेक्स यानी कि टॉप 30 कंपनीज, एक क्राइटेरिया होता है जिसमें अलग अलग सेक्टर से टॉप 30 कंपनीज रहेगी, और टॉप 30 कंपनीज जो है उसमें से अभी समझो उनकी जो टोटल शेयर प्राइस देखोगे आप टॉप 30 कंपनी का, तो रिलायंस का समझो 2000 चल रहा है और HDFC बैंक कुछ अमाउंट है, तो समझो 50,000 रुपये हो गया एक शेयर्स। अगर टॉप 30 कंपनीज का एक शेयर्स आपने खरीद के रख दिए तो 50,000 को मैं अभी 50,000 को इंडेक्स ने 100 रुपये मान के चला दे, तो 100 रुपये का इंडेक्स 1979 में 100 रुपये का इंडेक्स, आज जो आप भाव देख सकते हो सेंसेक्स का जो प्राइस क्या है, उसी तरीके से जो निफ्टी है उसमें 50 कंपनी रहती है, अलग अलग 24 डिफरेंट सेक्टर से 50 कंपनी। अगर आप हर एक कंपनी का एक स्टॉक्स खरीदने जाओगे तो ये अमाउंट 50,000 से भी ज़्यादा होगा। 1995 में जब निफ्टी आया था तो उन्होंने मान के चला था 1,000 रुपये का एक इंडेक्स है, जिसमें कि अगर उस 50 कंपनी का 10% रेज होता है तो इंडेक्स का भी 10% ही रेज होगा। तो यानी कि इंडेक्स यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका हालचाल बता सकती है। इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ आ रही है, हो सकता है आपने उसमें से कोई स्टॉक्स खरीदे ना हो, तो इंडेक्स का मतलब ये है। अभी म्यूचुअल फंड पे आते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अभी मैंने जो ये सब बताया है, सबके पास इतना टाइम नहीं है कि एनालाइज करेगा, सब कोई करेगा, तो इसलिए आप कोई प्रोफेशनल को मैनेज करने के लिए दे देते हो पैसे। तो जनरली ब्रॉड में 3 से 4 कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, एक होता है डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और एक होता है हाइब्रिड, और एक होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी कि आप किसी पर्सन को इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसे देते हो वो पैसा आपका इक्विटी में लगता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में। अगर आप डेप्थ में देते हो तो उसमें आपका पैसा डिबेंचर्स में या इस सब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उसमें आपका पैसा लगता है। हाइब्रिड यानी कि दोनों का मिक्स। और लास्ट मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन यानी कि आपका जो गोल है, आपको शॉर्ट टर्म में कितना पैसा चाहिए, वो सब कस्टमाइज होता है। तो ये सब हो गया, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बुक के मैंने आपको समझा दिए हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है। मैं बुक समरीज बना रहा हूँ हर एक फाइनेंशियल बुक की। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।